Hello, dear students. Welcome to the in the 12th lecture of entrepreneurship development. Hope you will enjoy the lecture. In the previous lecture, we have discussed about the pest analysis, market assessment under market assessment, its segmentation, and survey key components under the market assessments. So in the today lecture, we will discuss about the sources of finance. So for your convenience, I am sharing my slide. So is it visible? Okay. So this is the fourth unit and lecture number 12th. इस लेक्चर में हम आज डिस्कस करेंगे बिजनेस फाइनेंस एंड अकाउंट्स बिजनेस फाइनेंस। इसमें हम वेरियस सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस का डिस्कशन करेंगे। आफ्टर दिस सेशन यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द टर्म बिजनेस, देन फाइनेंस, देन बिजनेस फाइनेंस। So describe the sources of finance, then differentiate among the terms industry, trade, commerce, and describe the project cost। तो ये लेक्चर के बाद आपके अंदर ये सारी योग्यताएं आ जाएगी। So let us start with introduction. In broad sense, business includes industry, कमर्स, ट्रेड। ठीक ना? बिजनेस किसको इंक्लूड करती है? इंडस्ट्री को, कमर्स को और ट्रेड को। इट्स मेन एम इज टू इंक्रीज वेल्थ। इंडस्ट्री मीन्स ए प्लेस where materials are extracted or converted into finished goods और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ना। वो ये इंडस्ट्री वो होती है जहाँ की रॉ मटेरियल को या तो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट में या फिनिश्ड प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट किया जाता है। ट्रेड मीन्स द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटीज। क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटीज होता है। वाइल कमर्स रिलेटेड टू financial transaction, ensuring and allied activities. So before we talk about the sources of finance under the cost of project, it is important to have a definition of what it is. So let us look at the following terms related to business finance. So first is the finance. What is finance? So, finance is the word used to describe the money resources available to government, firms, and individuals. What is management? Management is the art of getting things done through people। यानी मैनेजमेंट एक कला है जो कि सभी लोगों को एक साथ लेकर काम करने का। Then business finance, the money required for carrying out business activity is called business finance। जो भी पैसे की जरूरत होती है बिजनेस एक्टिविटी के लिए उसको हम क्या कहते हैं? बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज और ऑलमोस्ट ऑल बिजनेस एक्टिविटीज रिक्वायर्ड सम फाइनेंस और फाइनेंस नीडेड टू एस्टेब्लिश बिजनेस, टू रन इट, टू मॉडर्नाइज इट, टू एक्सपेंड और डाइवर्सिफाई इट। तो हर चीजों के लिए, चाहे इसको चलाना हो, इसका एक्सपेंशन करना हो, उसको एस्टेब्लिश करना हो, सबके लिए हमें फाइनेंस की जरूरत होती है। देन कॉस्ट, कॉस्ट इज एन अमाउंट ऑफ मनी नीडेड टू पे और कंपेंसेट टू बाई और टेक सर्विस और गुड्स। यानी कॉस्ट वो है जो कि हमें पे करने के लिए या कंपेंसेट करने के लिए जरूरत होती है किसी वस्तु या किसी सेवा को परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए ना, उसके लागत को पे करने के लिए। अब प्रोजेक्ट कॉस्ट या cost of project. So project cost or project, what is project? At first we have to know what is project. Project is of crucial importance for an entrepreneur since the success or failure of an enterprise depends on the project ना। प्रोजेक्ट जो है कि वो एक निर्णायक महत्व का है, क्योंकि किसी उद्यमी, किसी बिजनेस का सफलता या विफलता वो किस पे डिपेंड करता है? उसके प्रोजेक्ट पे ना। जो इंटरप्राइज है उसका सफलता या विफलता उसके प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है। सो प्रोजेक्ट इज नथिंग बट एन आइडिया और प्लान दैट इज इंटेंडेड टू बी कैरी आउट।
यानी सिर्फ प्रोजेक्ट क्या है, तो एक आइडिया है और प्लान है जिसको कि हमें जिसे हमें करने का इरादा होता है, उसको कंप्लीट करने का। इन बिजनेस लैंग्वेज इट इज a specific activity on which money is spent इन एक्सपेक्टेशन ऑफ सम रिटर्न्स। ये आप देख रहे हैं कि मनी इसलिए खर्च की जाती है कि कुछ एक्सपेक्टेशन होता है किसका, रिटर्न्स का। ओके, सो अब आते हैं कि उस उद्देश्य से कि पैसा खर्च किया जाता है कि कुछ हम इससे अधिक आगे प्राप्त करेंगे। देन कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट? द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मीन्स द कैपिटल इन्वेस्टमेंट विच इज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट पार्टिकुलर प्रोजेक्ट ना। जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात होती है, इट इंक्लूड्स व्हाट एवर द फिक्स्ड कैपिटल ना, जैसे मशीन बिल्डिंग ये हो गया। देन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल जो फिक्स्ड कैपिटल की को चलाने के लिए जो कैपिटल की जरूरत होती है उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमने मशीन इंस्टॉल कर दिया, मशीन के लिए लेबर चाहिए, लेबर को डेली वेज पेमेंट करना है, पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल का और डीजल चाहिए, उसका भी हमें डेली पेमेंट करना है। तो ये सारी चीज वर्किंग कैपिटल के अंदर आती है। उसके बाद मार्जिन ऑफ प्रोजेक्ट, सो मार्जिन और मार्जिन मनी ऑफ द प्रोजेक्ट, जिसको हम मार्जिन ऑफ वर्किंग कैपिटल कहते हैं, विच रेफर टू एडिशनल अमाउंट दैट बिजनेस मस्ट maintain over and above its regular working capital required to meet the unforeseen expenses। जो रेगुलर वर्किंग कैपिटल कंपनी या कोई बिजनेस यूनिट रखती है, उसके ऊपर उसको रखना पड़ता है मार्जिन ऑफ वर्किंग कैपिटल। जो कभी मान लेते हैं कोई विपरीत परिस्थिति आ गई, तो उस परिस्थिति में वही कैपिटल हेल्प करता है ना, खर्च करने के लिए। देन अब स्टार्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर बिजनेस आर इक्विटी, डेब्ट, डिवेंचर ना, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। रिटेन्ड अर्निंग, टर्म लोन्स, वर्किंग कैपिटल लोन्स, लेटर ऑफ क्रेडिट, वेंचर फंडिंग एटसेट्रा। दीज सोर्सेज ऑफ फंड्स आर यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशन। They are classified based on time period, ownership and control, and their sources of generation. So, on the basis of time period, sources are classified as short term, medium term, and long term. Short term, medium term और लॉन्ग टर्म, इन तीनों में क्लासिफाइड किया जाता है टाइम पीरियड के बेसिस पे। ओनरशिप एंड कंट्रोल क्लासिफाई सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इनटू ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल, while on the basis of generation, that is the internal sources और external sources। इस तरीके से ये उनके कैरेक्टरिस्टिक से और बेसिस ऑफ टाइम जनरेशन के आधार पर उनको डिवाइड किया जाता है। बेसिकली देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर एनी बिजनेस कंसर्न। फर्स्ट इज रेजिंग ऑफ ऑन कैपिटल, यानी अपना खुद का कैपिटल शेयर के माध्यम से बढ़ाना, या रेजिंग ऑफ बोरोड कैपिटल, या उधार लेना। So the own capital for long and medium terms come primarily from shares। देखिए शेयर से आता है, फिर इंटरनल सोर्सेज से आता है ना। while borrowing may be made from डिवेंचर, डिवेंचर हो गया, ये इस डिवेंचर को इशू करके। देन पब्लिक डिपॉजिट हो गया फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये आप देख रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया गया एटसेट्रा। सो फ्लोइंग चार्ट इंडिकेट द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेजिंग फाइनेंस फॉर एन इंटरप्राइज। आप इस चार्ट को देखिए कि एक इंटरप्राइज के लिए कौन कौन से स्रोत से आते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म का ये पूरा है, ये किसका है, ये लॉन्ग टर्म के लिए है। ये क्या है कि मीडियम टर्म, ये क्या करते हैं कि आपको पूरा इसको देख लीजिए, तो ये मीडियम टर्म का है, ठीक ना। अब उसके बाद ये जो पूरा सेक्शन है, ये आपको शॉर्ट टर्म का। तो ये इसका हम एक बाय एक जो है डिस्कशन करेंगे इसका। तो ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की लॉन्ग टर्म पे है, तो कौन कौन आपका स्रोत है, सारा दिया गया है। और ये मीडियम टर्म कहाँ कहाँ से आप ले सकते हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए आप कहाँ से लोन ले सकते हैं, ठीक ना। अब जो है उसके बाद हम नीचे आते हैं शेयर्स। A big amount of capital required is collected through shares issued to public। Shares can be issued at any time। ये कभी भी समय इशू किया जाता है पब्लिक के बीच। Generally these are issued at the times of starting
ऑफ ए न्यू बिजनेस। जब बिजनेस स्टार्ट करें तभी इसको जनरली इशू किया जाता है, या उसका एक्सपेंशन करना हो या रीऑर्गेनाइजिंग करनी हो बिजनेस का, यानी पुनर्गठन करना हो। जो एग्जिस्टिंग कंसर्न है, यहाँ कंसर्न का जो मतलब है पूरे जगह देखिएगा आप, ये कंसर्न का मतलब क्या है, व्यापारिक संस्था है। सो शेयर्स इशूड बाय द कंपनी में बी फ्लोइंग टाइप्स, प्रेफरेंस शेयर, ऑर्डिनरी शेयर और डिफर्ड शेयर। ये 3 टाइप्स के होते हैं जो कि कंपनी के द्वारा शेयर इशू करते हैं। तो अब हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे। पहले प्रेफरेंस शेयर। जो प्रेफरेंस शेयर है, as the name suggested, preference share, they enjoy two kinds of preferences. Two kinds of preferences. First preference that they enjoy it for dividend. That is, whenever the company has distributed profit, and the profit is firstly being divided in the preference shareholders before paying the dividends to ordinary or equity shareholder. यानी जब कंपनी के पास कोई प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट सबसे पहले जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बीच में बटेगा, उसके बाद ऑर्डिनरी और इक्विटी के को शेयर होल्डर के पास जाएगा। सो सेकंड प्रेफरेंस इज टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ कैपिटल। ना कैपिटल क्या, व्हेन एवर कंपनी लिक्विडेट्स एसेट्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड बाय फर्म फर्स्टली टू पे प्रेफरेंस, देखो, टू पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स व्हाट एवर बीइंग लेफ्ट। अब जो उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पेमेंट करने के बाद जो कुछ लेफ्ट हो जाता है, बीइंग यूटिलाइज्ड बाय फर्म टू पे ऑर्डिनरी और इक्विटी शेयर होल्डर। दिस प्रेफरेंस शेयर्स आर द फ्लोइंग टू टाइप्स। अब जो ये प्रेफरेंस शेयर होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होता है, दूसरा होता है नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। सो क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का फायदा ये होता है कि उसमें निश्चित दर से लाभांश हर साल उस कंपनी को, या जो शेयर होल्डर्स है उसको प्राप्त होता है। इन द शेयर, द इफ profits are not sufficient to pay the fixed dividends in any year, then the deficit is पेड ऑफ फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ नेक्स्ट ईयर। यानी उसमें यही रहता है कि हर साल आपको एक निश्चित दर से आपको इतना मिलना है, लाभांश मिलना है। यदि नहीं भी इस साल हुआ तो अगले साल में इसी से उसको भरपाई किया जाएगा। लेकिन ये फैसिलिटी नॉन क्युमुलेटिव शेयर में नहीं होता है, ठीक ना, कि वो अगले साल के लाभांश से उनका पेमेंट नहीं हो सकता है। देन ऑर्डिनरी शेयर, these shares get their dividends only after payment of fixed dividends on preference share। ना, जब हम ये कहता है कि जब प्रेफरेंस शेयर में फिक्स्ड डिविडेंड को पेमेंट हो जाएगा, उसके बाद ऑर्डिनरी शेयर की बारी आती है। द एडवांटेज फॉर द होल्डर्स ऑफ ऑर्डिनरी शेयर इज दैट देयर इज नो लिमिट ऑफ डिविडेंड्स। यानी इसका ये एडवांटेज है कि यदि जितनी अधिक से अधिक लाभ हो उतना ही ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को लाभ होगा, यानी इसका कोई लिमिट नहीं है। दस दे में गेट हायर डिविडेंड्स इफ द प्रॉफिट आर लार्जर, यानी प्रॉफिट लार्जर है तो उसके लाभ भी ज्यादा, उसको भी ज्यादा मिलेगा। सो इफ देयर इज लॉस ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स डू नॉट गेट एनी डिविडेंड। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि लाभ बढ़ते गया तो इसका भी अपना लाभांश बढ़ते गया ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का। अगेन डेफर्ड शेयर, एज द नेम, जैसा कि ये पता है कि डेफर्ड शेयर इज ए शेयर डज नॉट हैव एनी राइट टू एसेट्स ऑफ ए कंपनी अंडरगोइंग बैंक्रप्सी। यहाँ जो है कि डेफर्ड शेयर होल्डर कंपनी दिवालिया हो जाए तब पर भी उससे कोई लेना देना नहीं है। जो नेम सजेस्ट, दिज शेयर्स हैव क्लेम लास्ट ऑफ ऑल, ये सबसे लास्ट में जो बच जाता है उसके बाद ये क्लेम करते हैं। होल्डर्स ऑफ दिस शेयर गेट दियर डिविडेंड्स ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू ऑल अदर क्लासेज ऑफ शेयर्स। जितने सभी दूसरे क्लासेज ऑफ शेयर्स हैं उनका पेमेंट के बाद इनका पेमेंट किया जाता है डिफर्ड के बाद। जनरली these shares are issued to promoters and to the persons who have helped in formation of company। जो है कि ये तब इशू किया जाता है जब या तो प्रमोटर्स को, जो कि हमारे कंपनी का प्रचार कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, या फिर ये जो है कि कंपनी के जो फॉर्मेशन में जो पहले हेल्प किए रहते हैं उनको इशू किया जाता है। एक चीज मैं किया हूँ कि आप देखिएगा कि जहाँ-जहाँ टफ वर्ड हमको लगा है कि स्टूडेंट को दिक्कत होगा, वहाँ मैंने हिंदी भी लिखने का इसका कोशिश किया है। साथ ही साथ कोई स्टेटमेंट भी लगा कि आपको दिक्कत होगा तो उसका मैं गूगल ट्रांसलेट के माध्यम से हिंदी लिखने का कोशिश किया हूँ। और
दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक ना? और ध्यान रखिएगा कि इसका जो है पार्ट आपको 6 सेमेस्टर में भी काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि यहीं सेम यूनिट वहाँ भी पढ़ना है। इसलिए इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। देन नेक्स्ट पॉइंट, डिवेंचर। In corporate finance, debenture is a medium to long-term debt instrument. यानी used by a large company to borrow money at the fixed rate of interest. Fixed rate of interest. यानी कि डिवेंचर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज कोई कंपनी जो है लॉन्ग टर्म मनी जुटाने के लिए किसी खास निश्चित दर पे करती है। When company desire to raise required finance through loans instead of sales of share, then debenture are issued। ना, जब कंपनी शेयर की बिक्री के बजाय ऋण के माध्यम से आवश्यक वित्त जुटाने की इच्छा रखती है तो डिवेंचर जारी किया जाता है। इट इज एडवांटेजियस बिकॉज डिवेंचर होल्डर्स कैन नॉट क्लेम फॉर ओनरशिप। ना, ये ओनरशिप का क्लेम नहीं करते हैं, इसलिए ये एडवांटेज है। ही इज टू बी पेड ओनली इंटरेस्ट, उनको सिर्फ इंटरेस्ट पे किया जाता है। डिवेंचर में भी इशूड फॉर इनिशियल नीड ऑफ द इंटरप्राइज और फॉर द डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन। डिवेंचर होल्डर्स हैव नो लाइबिलिटी, इनके पास कोई लाइबिलिटीज भी नहीं होती है। डिवेंचर प्रोवाइड फाइनेंस फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। कंपनी कैन एडजस्ट इट्स फाइनेंशियल प्लान अकॉर्डिंगली। तो इस तरीके से फाइनेंस रेज करने में डिवेंचर का रोल होता है। देन थर्ड पॉइंट, दैट इज द पब्लिक डिपॉजिट। सम ऑफ द कंसर्न, जैसा मैंने पहले बताया, कंसर्न का मतलब व्यापारिक संस्थाएं होती है। कंसर्न्स रेज दियर कैपिटल बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक फॉर फिक्स्ड टर्म्स, generally 6 months to 7 year. Fixed capital is generally raised through long term deposit, while working capital by short term deposits। यानी 5 साल 10 साल के लिए या 6 साल के लिए जब कोई फिक्स्ड डिपॉजिट करता है तो वो बैंक भी उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देती है, तो उसके माध्यम से, और जो ऐसे 6 महीना साल भर के लिए जो किया उसको भी कहीं ना इन्वेस्ट कर देती है। तो इसके माध्यम से, पब्लिक डिपॉजिट के माध्यम से जो है कि उसका जो है कि जिसको सार्वजनिक जमा कहते हैं, के माध्यम से वो ये क्या बोलते हैं, उनकी ज़रूरतों को, छोटे-छोटे यूनिट है, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। In India, the methods was being employed by cotton mill, especially located in Ahmedabad, Mumbai, सोलापुर। ये सब इंडस्ट्री इससे ज़्यादा इस पीरियड में बेनिफिट ली हैं। The deposit are taken 6 months in purchasing season when cotton has to be purchased and are repaid after 6 months when clothes are sold। यानी उस समय 6 महीने के लिए जब ये क्या करते हैं कि ऐसे डिपॉजिट से ले लेते हैं, और जब ही इनका प्रोडक्ट फिनिश्ड होकर बिक जाता है फाइनल करके, फिर उसको अगेन जो है कि रीपेमेंट कर देते हैं उसका। दिस मेथड कैन नॉट रिलाइड अपॉन ना, स्पेशली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन व्हेन इंडस्ट्री इज ऑन द डाउनग्रेड। यानी यह इस मेथड पर पूर्णतः निर्भर रहना या जो है ना, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब डिप्रेशन होता है और इंडस्ट्री की एकदम डाउनग्रेड की तरफ बढ़ती है, नीचे की तरफ बढ़ती है, उस समय लोग जो है ना, ये उतना सपोर्टिव नहीं होता। इसका रीजन ये होता है कि ड्यूरिंग सच पीरियड इंडस्ट्री रिक्वायर्ड मोर मनी। इस पीरियड में ज्यादा मनी की जरूरत होती है, बट डिपॉजिटर्स गेट पैनिक, डिपॉजिटर्स घबरा जाते हैं एंड विथड्रॉ देयर फंड्स व्हिच क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द कंसर्न्स। यानी इस समय क्या करते हैं, डिपॉजिटर काफी घबरा जाते हैं और अपने मनी जो है विथड्रॉ करने लगते हैं, और जिसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। सो इस पे भी डिपेंड रहना एक उचित बात नहीं है अभी के समय में। देन मैनेजिंग एजेंट्स, this source has played a very important role in early days of industrial development in India for getting up and development of industries। ना, ये जो सोर्स मैनेजिंग एजेंट का जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, भारत में इंडस्ट्रियल विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण रोल अदा किया। लेकिन मैनेजिंग एजेंट्स हैव fixed and working capital themselves and also arranged through other sources like ये करते क्या है मैनेजिंग एजेंट,
कि ये चाहे मतलब फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, चाहे अदर लोग हों, उनको मोटिवेट करते हैं परचेज़ करने के लिए शेयर, और इसके साथ ही वे ये भी अरेंज करते हैं कि चाहे वो डिवेंचर हो, चाहे लोन हो, बैंक से दिलवाना, पब्लिक डिपॉज़िट से, उनके माध्यम से भी अरेंज करवाते हैं फाइनेंस का मैनेजिंग एजेंट्स। मैनेजिंग एजेंट्स हैड आल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रमोशन, जैसे प्रमोशन हुआ, फाइनेंसिंग हुआ, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कंसर्न, जो औद्योगिक कंसर्न है उसका मैनेजमेंट हुआ, इन सभी चीज़ों में भी ये महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। लेकिन माल प्रैक्टिसेज इन मैनेजमेंट बाय सम ऑफ द मैनेजमेंट एजेंट हैव कम टू लाइट इन द रिसेंट ईयर्स, and the public have become very distrustful of managing agents as a class। जैसा कि कुछ दिनों में कुव्यवस्था, जो माल प्रैक्टिसेज, इसमें देखा गया है मैनेजिंग एजेंट के माध्यम से, जिससे कि पब्लिक काफ़ी जो है कि अविश्वासी हो गई और इन पे विश्वास नहीं रखती। हेंस द फाइनेंसिंग ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज हैज बिकम लेस डिपेंड ऑन देम देन बिफोर। यानी पहले से अब जो है कि इंडस्ट्री पे बहुत कम डिपेंड रह गई है, क्योंकि कुछ लोगों के द्वारा जो विश्वास को तोड़ दिया गया, उस वो मेन रीजन रहा है। Loans from bank. Up to some years ago, commercial banks were providing finance only for working capital। जैसा कि वर्किंग कैपिटल मैंने अभी आपको बताया ना कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, कि मजदूरी का पेमेंट करना है, जो इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है डेली, वाहन उसके पेट्रोल के लिए ज़रूरत होती है, डे टू डे अदर जो भी एक्टिविटीज़ है जिसका पेमेंट करना है, रॉ मटेरियल के लिए उसका पेमेंट उसके लिए ज़रूरत है। तो इन सारी चीज़ों के लिए तो फाइनेंसिंग ओनली फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स of industry, and were avoiding long-term advances against fixed assets। This system was followed due to security reason, ना जो है कि सुरक्षा कारणों से ये सिस्टम फॉलो करता जा रहा है। बट फ्रॉम दिस पॉलिसी अ स्मॉल एंटरप्रेन्योर वाज मोस्ट सफरर, ना छोटे उद्यमी जो है ज्यादा सफर हुए हैं। बट नाउ अडेज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर नेशनलाइज्ड बैंक provide financial assistance also to the small scale industries under liberalized schemes, ना। अब जो है कि जो भी नेशनलाइज बैंक हैं, चाहे कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इंडस्ट्री को अब अपना जो है कि लिबरलाइज यानी उदारीकृत योजना के तहत उनको लोन, जो भी रिक्वायरमेंट उनका है उसके लिए प्रोवाइड करती है। द लोन आर ग्रांटेड टू दोज इंडस्ट्री और दीज इंडस्ट्रीज अंडर द लिबरलाइज्ड स्कीम। So the loans are granted to these industries for the fixed as well as working capital। अब दोनों के लिए, पहले सिर्फ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए दिया जाता था, लेकिन अब फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट को भी और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करने के लिए दिया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज ए स्पेशल स्कीम टू असिस्ट इंजीनियर्स, craftsmen and other qualified person who are in need of money for starting an industry। चाहे वो यंग एंटरप्रेन्योर हो या कोई क्राफ्टमैन शिल्पकार हो या कोई अदर क्वालिफाइड पर्सन हो, जो कि ये मनी के ताक में है कि मनी मिल जाए तो हम एक छोटा सा एंटरप्राइज या कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करें, तो उनके लिए भी ये अब मदद करते हैं। देन द मेन इज द पॉइंट इज प्लाउजिंग बैक ऑफ अर्निंग्स, दैट इज द, इसको कहते हैं कि लाभों का पुनर्निवेश। यानी एवरी इंडस्ट्री, डेवलपिंग इंडस्ट्री रिक्वायर्स कैपिटल फॉर एक्सटेंशन एंड इम्प्रूवमेंट। चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, कैपिटल की जरूरत होती है उसका एक्सटेंशन के लिए, उसका डेवलपमेंट के लिए। आइडियल मेथड्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर एक्सटेंशंस एंड इम्प्रूवमेंट्स ऑफ एन इंडस्ट्री इज री इन्वेस्टमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज ऑल्सो नोन एज प्लाउजिंग बैक ऑफ अर्निंग। यानी ये क्या है कि इसमें हर को एक्सटेंशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसका इनोवेशन या रिनोवेशन के लिए ज़रूरत पड़ती है मनी का। लेकिन सबसे अच्छी तरीका ये है कि यदि आपकी जो भी कमाई होता है, जो भी प्रॉफ़िट होता है, वो सारे प्रॉफ़िट को विदिन अपने सभी जो भी मेंबर है उसमें बाँटिए नहीं, बल्कि उसका एक ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट अपने पास रखिए, इस पर्पज़ से कि हम री-इन्वेस्ट करके और इसका और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंशन करें। The reserve of capital built up during the continuous of a spell of prosperous period can be used as working capital।
ना जब हम बता रहे हैं कि जब आपका काफ़ी बूम करता है और अच्छे टाइम रहा है जब इंडस्ट्री का उसमें प्रॉफ़िट ज़्यादा होता है। सो उस समय का जो भी मनी होगा उसको कम से कम प्रॉफ़िट को पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और ज़्यादा रखिए ताकि जो है कि उसको रीइन्वेस्ट करके और ज़्यादा इसको डेवलप किया जा सके। दिस सिस्टम प्रोवाइड साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना एक जो है कि साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ये सिस्टम प्रोवाइड करता है ना प्रदान करता है। दिस हेल्प्स इन डिप्रेशन पीरियड इन एडिशन टू दैट फॉर एक्सपेंशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ कंसर्न ना विपरीत परिस्थिति में ये बहुत अच्छे तरीका से मदद करता है। नेक्स्ट है हायर परचेज। In higher purchase system, machinery, etc., when required, can be obtained for use and numbers of period money installments are agreed with the seller to be made. ना इसमें क्या होता है कि हायर परचेज सिस्टम में कि जब आपकी किसी मनी मशीन की ज़रूरत है, ठीक है, उसका इंस्टॉल करा आप अपने यहाँ उस मशीन को ले आइए, किस पे तो किस सर्टेन इंस्टॉलमेंट पे कि हम हर महीना आपको इतने रुपए देंगे, उसका एग्रीमेंट होना चाहिए विथ सेलर ना और विक्रेता के साथ जैसा कि मैं हिंदी में भी लिख दिया हूँ कि साथ सहमति के अनुसार उस आवधिक किस्तों में कि इतना-इतना रुपए आपको इतने साल तक देना है। एट द एंड ऑफ द पीरियड व्हेन ऑल इंस्टॉलमेंट हैव बीन पेड जितना इंस्टॉलमेंट है पेड हो गया, द प्रोसेशन ऑफ द मशीनरी और इक्विपमेंट पासेस टू हायरर जो लेके आया था उनको अब उनको हैंडओवर कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा। सो ये भी एक मेथड्स है जो है कि फाइनेंस का या फिक्स्ड कैपिटल परचेज का। लीजिंग fixed assets like land, machinery, etc. can be obtained only for the number of years on rental basis. नहीं लीज पे 10 साल 20 साल 15 साल का कोई लैंड हो गया कोई बिल्डिंग हो गया या कोई मशीनरी हो इस तरीके से लिया जाता देन क्रेडिट फैसिलिटी दिस इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इन दिस सिस्टम गुड्स एंड सर्विसेज आर ऑब्टेन ऑन द क्रेडिट यानी जो हमारा क्रेडिट होता है जो हमारा विश्वास होता है उसके आधार पर हम क्या करते हैं वस्तु और सेवा को इस सिस्टम में लाते हैं ठीक देन ट्रेड क्रेडिट जो ट्रेड क्रेडिट है ट्रेड क्रेडिट इज देयर आर फाइनेंशियल असिस्टेंस अवेलेबल फ्रॉम अदर फर्म्स फ्रॉम हुम बिजनेस हैज डीलिंग यानी जो आपका बिजनेस का लेन देन है उस दूसरे इंस्टीट्यूशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ ना उससे भी आप मदद ले सकते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ देम आर सप्लायर ऑफ द इन्वेंट्री जो आपके इन्वेंट्री का सप्लायर है वो उसमें आपको ज्यादा मदद कर सकता है तो ये भी है क्या बोलते हैं फाइनेंस का एक स्रोत देन अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया दिस कारपोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1948 with the objective of making long term and medium term credits to the industrial concern by providing the loan for a period of up to 25 years after examining the technical फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल साउंडनेस ये जो भी कंसर्न है उसका जो लगभग 25 साल तक के लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए लोन देती है लेकिन ये तब लोन देती है जब वो टेक्निकल उसका उसका फाइनेंशियल और इकोनॉमिक साउंडनेस को अच्छे तरीके से वो जांच पड़ताल कर लेती है ठीक ना देन उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट फाइनेंस कारपोरेशन दिज फाइनेंशियल कारपोरेशन आर वर्किंग इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स which grants loan to medium and a small industry its scope of activity is wider than industrial finance corporation of india as it can also grant accommodation to industrial concern ना ये भी जो इंडस्ट्रियल कंसर्न है उनको भी ऋण प्रदान करती है और जो है कि इसका जो एरिया ऑफ एक्टिविटीज है स्कोप ऑफ एक्टिविटीज है वो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन से थोड़ा सा ब्रॉड है ठीक ना और सबसे बड़ी चीज है कि ये सभी स्टेट में है शुरू में तो ये इंडिया के 18 स्टेटों में अभी तक हो गया था 2007 तक अब इस ठीक ना और ये जो है कि ये भी लोन जो प्रोवाइड करती हैं वो एक्सीडिंग नॉट एक्सीडिंग 20 ईयर ये भी 20 साल से ज्यादा का लोन नहीं देती है देन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया
द बैंक इज ओन्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ना, जो बैंकों का बैंक जिसको हम बोलते हैं। इट्स कोऑर्डिनेट्स एंड सप्लीमेंट्स द नीड्स ऑफ अदर फाइनेंसिंग बॉडीज ना, ये जो अदर फाइनेंसिंग बॉडीज है उसके नीड्स और जो है कि उसका जो अदर सप्लीमेंट है उसको प्रोवाइड करती है, सपोर्ट देती है। दिस बैंक प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडस्ट्री इन फॉर्म्स ऑफ लोन, शेयर्स, बॉन्ड्स। इट ऑल्सो प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस टू डिजायरस इंडस्ट्री। यदि कोई इंडस्ट्री को तकनीकी सहायता की जरूरत है तो ये उनको तकनीकी सहायता भी प्रोवाइड करती है। डिजायरस इंडस्ट्री देख रहे हैं ना, तो वो तकनीकी सहायता भी ये प्रोवाइड करती है। देन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, this trust was established in 1964 with the idea to provide opportunity for the investment of low income group by acquiring shares in industry. This trust can invest on any or on an industry up to extent of 5% of investable funds. एक्चुअली यूटीआई क्या करती है कि जो भी छोटे छोटे डिपॉजिटर होते हैं उनका कलेक्ट करके पैसा और ये इन्वेस्टमेंट करती है वैसे इंडस्ट्रीज में ना, जो कि अप टू एक्सटेंट ऑफ 5% होता है। ट्रस्ट कैन इन्वेस्ट ऑन एन इंडस्ट्री अप टू 5%। सो उसके बाद होल्डिंग ऑफ कैश, एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट होल्ड कैश फॉर फ्लोइंग पर्पसेज। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है कि निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए भी अपना कैश होल्ड करती है। फर्स्ट है ट्रांजैक्शन प्रोसेस ना, क्या है, ट्रांजैक्शन पर्पसेज। ट्रांजैक्शन पर्पसेज के लिए इन दिस कैटेगरी द कैश इज रिक्वायर्ड टू मीट द पेमेंट फॉर कैरिंग आउट नॉर्मल फंक्शंस ऑफ बिजनेस सच एज परचेज, वेजेज, टैक्सेज, देन डिविडेंड्स एटसेट्रा, इन सारे चीज़ों के लिए वो रखती है ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए। इसको सिंपल शब्दों में ऐसे समझ जाइए कि आप भी 500 200 रुपया हमेशा अपने पास रखते हैं, जो कि डेली ट्रांजैक्शन के लिए, कभी सब्जी लाना है तो उसके सिवा कभी बुक खरीदना है, ऑटो का देना है, तो कुछ जो है कि 1000 500 रुपये आप अपने पास इस पर्पस के लिए रखते हैं। देन फॉर स्पेकुलेटिव, स्पेकुलेटिव का मतलब होता है सट्टाबाजी। स्पेकुलेटिव का मतलब क्या होता है, सट्टाबाजी। यानी ये जो है द कैश इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ टेम्पोररी अपॉर्चुनिटी सच एज सडन डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। एक रॉ मटेरियल का प्राइस डिक्लाइन हो गया, गिर गया, तो आप कोशिश कीजिएगा कि अधिक से अधिक मात्रा में रॉ मटेरियल परचेज कर ले, तो इस तरीके से ताकि जो है कि भविष्य में हम उसको कम प्राइस पर भी फाइनल प्रोडक्ट को बेचेंगे तो हमको अधिक से अधिक और अच्छा लाभ होगा। तो इस उद्देश्य के लिए भी आप अपने पास पैसा रखते हैं। देन फॉर प्रीकॉशनरी पर्पसेज, कैश ऑल मेंटेन सेफ्टी पर्पस। प्रिकॉशनरी का मतलब होता है, प्रिकॉशनरी का मतलब होता है सावधानी, सावधानी बरतने के लिए भी पैसा रखते हैं। टू मीट अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड कैश नीड्स ना, जो कि बिना किसी प्लान का कैश की जरूरत हो गई वैसे जरूरतों को पूरा करने के लिए आप अपने पास रखते हैं। The most firms established at target level of cash, target level of cash balances to maintain an excess cash balance result in loss of interest. Optimal level cash is determined with help of cash management models and sources available for taking loans at short notice. Actually देखिए, एक चीज जो यहाँ आप देख रहे हैं कि मेंटेन एक्सेस कैश बैलेंस रिजल्ट इन लॉसेज ऑफ इंटरेस्ट ना, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि यदि आप बैंक में इसको रखते हैं इस पैसे को तो कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन आप खुद अपने पास जब कैश के रूप में रखे हैं तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ये लॉसेज ऑफ इंटरेस्ट ना अधिक से अधिक यदि आप रखते हैं तो वो झेलना पड़ता है। लेकिन एक तरफ हम उसका झेलते हैं, दूसरी तरफ कि जैसा कि मैंने देखा कि यदि जरूरत पड़ जाता है, कोई वैसी स्थिति आ गई जिसमें कि तुरंत कैश नहीं आ पाता है, तो उस कंडीशन में एक कैश आपको वरदान साबित होता है, ठीक ना। तो जैसा कि मैं हिंदी में यहाँ लिखा हूँ कि ऑप्टिमल लेवल ऑफ कैश, सॉरी, ऑप्टिमल लेवल ऑफ कैश इज डिटरमाइंड विद हेल्प ऑफ कैश मैनेजमेंट मॉडल्स एंड सोर्सेज अवेलेबल फॉर टेकिंग लोन्स एट शॉर्ट नोटिस। यानी नकदी स्तर स्तर को नकदी प्रबंधन और लघु सूचना पर ऋण लेने के लिए
उपलब्ध स्रोतों की सहायता से निर्धारित किया जाता है। यानी अब मा हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा इंडस्ट्री है, कोई स्रोत नहीं है, तो हमें कितनी प्रिकॉशनरी और या स्पेकुलेटिव या ट्रांज़ैक्शन पर्पज़ के लिए पैसा रखना है, ठीक ना? ये भी डिपेंड करता है। इसके साथ ही बहुत सारे और भी जो है कि हैं इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट आपको मिल जाते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं जैसे कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देन स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। तो इस तरीके से बहुत सारे जो है कि ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो आपको ऋण प्रदान कर सकती है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए ये जो बुक मैंने दिया है आपको, बंगा एंड शर्मा इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो है गॉर्डन ई और नटराजन का है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। चैप्टर दिया गया है कि 74 और 77 और इसमें यहाँ। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने डिस्कस किया डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। अदरवाइज़ मिड क्लास में भी आप डिस्कस करिएगा, डाउट क्लास में जब हम इसको डाउट में आपको लेंगे। ओके, सो हैव एनी डाउट? अ, ओके, थैंक यू। सो हम एंड कर रहे हैं सेशन को। ओके, थैंक यू।